हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स इन्फो मीडिया। आज हम 23 फरवरी 2014 यूपी टेट का ईवीएस का पेपर लेके आए हैं। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन, जिसमें आपके वही क्वेश्चन 121 से 150 तक होंगे। मतलब क्वांटिटी आपके 30 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हाँ, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन आपकी 121। वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ या फिर हाइग्रोमीटर। तो वायु दाब को मैंने आपको 2016 के वीडियो बताया था कि वायु दाब को हम मापते हैं किससे? बैरोमीटर से। और सिस्मोग्राफ, इसमें हम भूकंप की तीव्रता मापते हैं। सिस्मोग्राफ में हम भूकंप की तीव्रता नापते हैं। और जो आपका बैरोमीटर होता है, इसके अंदर बैरोमीटर में मैं आपको कुछ फैक्ट बताऊं तो इसमें Hg, जिसे हम लोग बोलते हैं, ये एक धातु है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पारा। इसका प्रयोग किया जाता है। और जो हमारा सिस्मोग्राफ में हम भूकंप की तीव्रता नापते हैं। और थर्मामीटर से हम मानव शरीर का ताप, टेम्परेचर मापा जाता है। और जबकि हाइग्रोमीटर से बात करें तो वायुमंडल की आर्द्रता नापी जाती है। बीटी कपास है एक संकर पौधा, एक ट्रांसजेनिक पौधा, एक प्राकृतिक पौधा या फिर एक औषधीय पौधा। तो हमारा इसका आंसर होगा एक ट्रांसजेनिक पौधा। अगर हम ट्रांसजेनिक पौधे की बात करें तो बीटी, हम इसको कभी कभी क्या मतलब इसको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है, बीटी कपास बोला जाता है इसको। और ये एक ट्रांसजेनिक पौधा है। इसमें एक जीवाणु पाया जाता है। उस जीवाणु का नाम होता है बैसिलस थुरीजिनसिस। इसका नाम मैंने क्या बताया आपको? बैसिलस थुरीजिनसिस, ये जीवाणु का नाम है। और इस जीवाणु की उपस्थिति होने का यह कारण होता है कि पौधों में जो कीटनाशक पैदा करने की क्षमता होती है, मतलब कि उसका विकास होता जाता है इसमें, और जिससे जो हानिकारक कीटे हैं वो पौधों की सुरक्षा होती है। किससे? हमारे हानिकारक कीटों से। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का कारक है? हम सीधे आंसर की बात करेंगे, SO2। अगर हम SO2 की बात करें तो ये क्या है? हमारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है। ये कहाँ से उत्सर्जित होती है? उद्योग तथा वाहनों से उत्सर्जित होती है। और ये क्या करती है? वर्षा की बूंद तथा ओस की बूंदों के साथ मिलकर ये क्या करती है? हमारी अम्लीयता बनाती है या फिर अम्लीयता का गुण प्रदर्शित करती है, जिससे हमारी फसलों और इमारतों को हानि पहुंचती है। और ये मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी एक हानिकारक प्रभाव डालती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है? आपका इसका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। जो हमारा उष्णकटिबंधीय वर्षावन होता है, ये एक सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है, क्योंकि यह जो वन है, ये वन विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? तो हमारा आंसर होगा इसमें क्या? कैल्शियम कार्बाइड। जो हमारा कैल्शियम कार्बाइड है, जिसका फॉर्मूला होता है हमारा क्या? CaC2। इसे बोला जाता है कैल्शियम कार्बाइड। और ये पकाता मतलब कैसे है? जो कैल्शियम कार्बाइड है ये एक रसायन है, और ये रसायन से हमें क्या प्राप्त होती है? एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है, जो हमारे फल पकाने के काम आती है। नेक्स्ट, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? तो हमारा आंसर होगा क्या इसका? आपका टाइफाइड। जो टाइफाइड है वह दूषित जल पीने से फैलता है। इससे क्या होता है? ये किस अंग को प्रभावित करता है? तो अगर हम बात करें तो ये आंत्र को प्रभावित करता है। किसे? आंत्र को प्रभावित करता है। और इसे बोलते हैं आंत्र बुखार भी कहा जाता है। यह इसका जो जीवाणु का नाम होता है, अगर हम इसके जीवाणु का नाम की बात करें तो इसके जीवाणु का नाम होता है साल्मोनेला। क्या नाम होता है हमारा इसका?
साल्मोनेला। साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफोसा, पूरा नाम है इसका साल्मोनेला टाइफोसा। ये इसके जीवाणु का नाम है, किसके, जो टाइफाइड फैलाता है, दूषित जल पीने से होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो हम सीधे आंसर की बात करेंगे इसमें, तो CO2, सॉरी CO, जिसे बोलते हैं हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड। ये है CO2, N2O, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और हमारी मीथेन। ये तीनों हमारी क्या हैं, ग्रीन हाउस गैस हैं। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड ये हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसे हम दम घोटू गैस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? तो हम अगर द्विबीजपत्री पौधे की बात करें तो हमारा आंसर होगा क्या, सरसों। ये मतलब कि इसमें क्या होता है कि जिसमें 2 पत्ती वाले बीज होते हैं, बोल सकते हैं 2 दल होते हैं, उसे हम बोलते हैं द्विबीजपत्री पौधा। जैसे हम अगर बात करें द्विबीजपत्री में और भी आपके सरसों हैं। सरसों के अलावा अगर हम बात करें तो हमारा मटर हो गया, चना हो गया, चना हो गया, ये हमारे क्या कहलाते हैं, द्विबीजपत्री पौधा। नेक्स्ट, पौधों में जल का अधिकरण किसके द्वारा होता है? तो हमारा आंसर होगा इसमें क्या, जाइलम के द्वारा होता है। किसका, जा से जाइलम, जा से जल। हम फ्लोएम और जाइलम में कंफ्यूज जाते हैं क्योंकि ये दोनों हमारे क्या हैं, पौधे के ऊतक हैं। और जो जाइलम होता है ये क्या करता है, पौधे में मिट्टी से जल का अवशोषण तथा और क्या करता है, संचरण करता है, किसमें, जाइलम नामक ऊतक से। ठीक है, ये पौधे में करता है। नेक्स्ट, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? तो हमारा प्रथम साहित्य स्रोत है क्या, ऋग्वेद। ये भारत का प्राचीनतम और प्रथम ग्रंथ भी बोला जाता है इसी को। किसको, इसी को बोला जाता है, ये हमारा प्रथम ग्रंथ भी है। और इसमें मुख्यतः अगर हम देवता की बात करें तो हमारे इंद्रदेव, कौन से, इंद्रदेव की मुख्य पूजा वो की जाती है। अगर हम इसमें ऋग्वेद में सूक्त की बात करें तो इसमें हमारे सूक्त कितने होते हैं, 10-28 सूक्त होते हैं। और अगर हम मंडल की बात करें तो मंडल हमारे होते हैं कितने, 10। वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार होता है? ये सभी जानते हैं, विषय क्या बताना। तो इसका आपका आंसर सबको पता है कि ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन होता है। ऑक्सीजन हमारी कितनी पाई जाती है, 21%। और हमारी जो नाइट्रोजन होती है वो होती है हमारी कितनी, 78%। हमें पता है कि इन दोनों का योग पूरा कितना होगा, 9, मतलब कि 99%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या होता है? तो शैक्षणिक जो भ्रमण होता है उसका मूल उद्देश्य ये होता है कि छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव लाना। अगर हम बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाते हैं तो चीज़ों को वह सामने से, मतलब प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं। कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है, इसको कैसे पहचानेंगे? तो अगर हम शुष्क मिट्टी की बात करें तो जो शुष्क मिट्टी होती है इसे पहचानने का ये होता है कि इसमें लवण सांद्रता अधिक होगी। क्या होगी इसकी, जो लवण सांद्रता है वो अधिक होती है। नेक्स्ट, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? तो सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? सतत और व्यापक मूल्यांकन इसलिए आवश्यक होता है जिससे कि निरंतर मूल्यांकन होते रहने से जो विद्यार्थी होते उनको परीक्षा का भय नहीं होता। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। नेक्स्ट, चढ़ने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो वह चुनकर चरते हैं। आपने देखा होगा कि जो जानवर होते हैं, मतलब घास चरने वाले पशु होते हैं या वनस्पति होती हैं, वह उनको चुनकर चरते हैं, ना कि सभी वनस्पतियों को नहीं खाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है?
तो अगर हम स्वस्थ अस्थियों के लिए बात करेंगे तो कैल्शियम एवं विटामिन डी। अगर हम कैल्शियम और विटामिन डी की बात करें तो जो हमारा विटामिन डी है इसका रासायनिक नाम होता है हमारा क्या, विटामिन डी का रासायनिक का नाम होता है हमारा क्या, कैल्सीफेरोल। क्या होता है हमारा, कैल्सीफेरोल। और कैल्सीफेरोल, और ये जो होता है ये हमें विटामिन किससे, प्राकृतिक रूप से सूर्य की किरणों के द्वारा प्राप्त होता है, विटामिन डी। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट केटू, दूसरा माउंट एवरेस्ट, तीसरा माउंट कंचनजंगा, चौथा माउंट धौलागिरी। तो इसका आंसर है हमारा केटू। जो भारत की मतलब भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी वो क्या है हमारी, केटू। अगर हम केटू की बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टेन। क्या बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टेन। और यह चोटी देखो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, गॉडविन। क्या बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टेन, गॉडविन ऑस्टेन, गॉडविन ऑस्टेन। और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और अगर इसकी श्रेणी की बात करें तो ये कौन सी श्रेणी में आती है, हमारी काराकोरम। कौन सी, काराकोरम। ये हमारी काराकोरम श्रेणी में आती है और कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट, अगर देखिए हम इसकी ऊंचाई की बात करें अगर, तो इसकी ऊंचाई हमारी होती है कितनी, इस चोटी की ऊंचाई होती है 8611 मीटर। और इसी के अतिरिक्त अगर हम विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो विश्व की अगर बात करें तो विश्व की होगी हमारी एवरेस्ट। और यह कौन सी हैगी, हिमालय की चोटी है। ये कहाँ स्थित है, नेपाल में। देखिए एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है, वह एवरेस्ट जो है वह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ये कहाँ स्थित है, नेपाल में। और इसकी ऊंचाई होती है हमारी 88 मीटर। कितनी होती है हमारी, 88 और 48 मीटर। ये हमारी विश्व की एवरेस्ट चोटी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो हम सीधे आंसर की बात करेंगे। शिक्षण, हम कहेंगे कि जो प्राथमिक शिक्षण की खेल विधि है वह आधारित होगी हमारी किस पे, शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। नेक्स्ट, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम लोग बोलते हैं क्या, झोप मंडल। देखो वायुमंडल में सबसे निचली परत क्या है, झोप मंडल। इसमें हम क्या, आंधी, तूफान, वर्षा आदि, इसी में ये जो मौसम की घटनाएं होती हैं सब इसी मंडल में घटित होते हैं। नेक्स्ट, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी क्या है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। अगर हम विटामिन सी की कमी की बात करें, अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो हमें स्कर्वी रोग हो जाता है। इससे क्या होता है, मसूड़ों में खून आने लगता है और जो हमारे घाव होते हैं वे जल्दी नहीं बढ़ते। इसका नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसका अगर हम रासायनिक केमिकल नेम की बात करें तो इसका केमिकल नेम होता है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट, हाँ, और इसके जो स्रोत होंगे तो खट्टे फल होते हैं और आंवला में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर हमारी हैं कौन, किरण बेदी। लेकिन ये बनी कब थी, ये भारत की आईपीएस बनी थी 1972 का जो बैच था उसमें ये भारत की प्रथम महिला आईपीएस बनी थी। ये है जो किरण बेदी हैं, ये पांडुचेरी की राज्यपाल भी हो चुकी हैं। नेक्स्ट, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। तो हमारा होगा क्या, अगर हम गैंडे की बात करें तो कांजीरंगा है।
ये कांजीरंगा वन्यजीव जो अभ्यारण्य है, इसकी अगर हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हमारी हुई थी 1908 में। कब हुई थी? 1908 में हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो हम अगर आग्नेय चट्टान की उदाहरण बताएं, वही है कि ये जो चट्टानें हैं ये क्या होता है, ज्वालामुखी के निर्माण से होती है। जब ज्वालामुखी से जो लावा बाहर होता है उसमें जो खनिज पदार्थों की अधिकता होती है, उसके कारण हमें ये चट्टानें प्राप्त होती हैं। तो अगर हम आग्नेय चट्टानों के उदाहरण की बात करें तो इसमें हमारा होगा कौन सा? बेसाल्ट चट्टान। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? पृथ्वी के, अभी हमने ध्रुव मंडल की बात करी जिसमें आंधी तूफान ये सारी घटनाएं होती हैं। अब हम क्या बात कर रहे हैं? ओजोन परत की बात कर रहे हैं। अगर हम ओजोन परत की बात करें तो ये ओजोन परत पाई जाती है हमारे कहाँ पर? स्ट्रेटोस्फीयर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? समताप मंडल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? समताप मंडल। तो ये क्या करती है, इसका काम क्या होता है? ये जो सूर्य से जो किरण आती है, परावैंगनिक किरणें, उनको क्या करता है? पृथ्वी तक आने में रोकता है। सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो हमारे सिख धर्म के संस्थापक कौन होते हैं? हमारे गुरु नानक देव हैं। अगर हम गुरु नानक देव की बात करें तो इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। किसने नहीं की थी? इन्हीं को माना है गुरु नानक देव को। अगर हम इनका जन्म हुआ था कहाँ? गुरु नानक देव का जन्म हुआ था पंजाब के तलवटी नामक स्थान पर। कहाँ हुआ था? हमारे पंजाब के तलवड़ी स्थान पर। पंजाब के तलवड़ी स्थान पर। लेकिन कब हुआ था? 1469 में। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, भूकंप की तीव्रता नापने वाला यंत्र। भूकंप की तीव्रता को नापा जाता है किससे? सिस्मोग्राफ से। ये क्वेश्चन हर बार आ रहा है और शायद सभी को याद भी हो गया होगा, इसलिए हम सिर्फ इतनी बात करेंगे कि क्या है, भूकंप की तीव्रता किससे नापी जाती है? हमारी सिस्मोग्राफ से। बैरोग्राफ से हमारा वायु दाब और कार्डियोग्राफ से हमारे हृदय की गति। नेक्स्ट, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? तो जो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है वह होता है हमारा 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को क्या होता है कि जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें सबसे लंबा दिन होता है, क्योंकि जो ये तिथि होती है इसमें जो सूर्य का प्रकाश होता है हमारा, वह मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है और यही घटना हमारी क्या कहलाती है? मकर संक्रांति। नेक्स्ट, 148 क्वेश्चन की बात करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन पहला स्वामी दयानंद सरस्वती, दूसरा स्वामी विवेकानंद, तीसरा राजा राम मोहन राय, चौथा मदन मोहन मालवीय। तो इसका आंसर होगा क्या? स्वामी दयानंद सरस्वती। जो सत्यार्थ प्रकाश है इसके जो लेखक हैं वो कौन है? हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। अब इन्होंने जो इसकी अगर हम बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने हमारे किसकी? आर्य समाज की स्थापना की थी। क्या की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। और ये कहाँ पर की थी? बम्बई में 1875 में की थी। किसकी? हमारी आर्य समाज की स्थापना की थी। और अगर इनके वाक्य की बात करें तो इनका प्रसिद्ध वाक्य क्या है? वेदों की ओर लौटो। क्या था? वेदों की ओर लौटो, ये इनका प्रसिद्ध वाक्य था। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू हमारे असम का है। किसका है? असम का है लोक नृत्य। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। देखो, खाद्य श्रृंखला, हम लोगों ने खाद्य श्रृंखला का जो परस्पर समूह था, मतलब जो खाद्य श्रृंखला होती है वो सीधी रेखा में चलती है, लेकिन जो इसका जो समूह होता है, खाद्य श्रृंखला का जो एक परस्पर समूह होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? खाद्य जाल। ये समूह सीधा एक इस टाइप से सीधे ना चल के ये कैसे चलता है?
मान लो बकरी है, बकरी ने पहले घास को खाया, फिर बकरी को किसने खाया? मान लो बकरी को शेर ने खाया। ऐसे आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे खरगोश है, खरगोश को खाया। मतलब इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि ये एक ऐसे जाल की तरह चलता है। कैसे चलता है? एक जाल की तरह चलता है और सीधी रेखा में नहीं चलता। इसलिए इसका आंसर होगा क्या? खाद्य जाल।